नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष अभी नहीं चुना गया है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे कम ही सीरियस लेती नजर आ रही है। यहां तक कि राहुल गांधी से जब सवाल किया गया तो वो भी मजाकिया अंदाज में नजर आए। वहीं 20 साल में पहली बार हो रहा है या उससे भी अधिक कह लें, इतना लंबा इंतजार या इतना समय तो हरियाणा राजनीतिक इतिहास में पहली बार लगा के जब चुनाव हो चुके हैं, समय काफी गुजर चुका है, शीतकालीन सत्र भी हो चुका है, लेकिन नेता विपक्ष नहीं बना के चर्चा होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल से सीरियस सवाल, मजाकिया जवाब। चलो शुरू करता हूँ, एनालिसिस दे देता हूँ हरियाणा वाली विषय। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर राहुल की कॉमेडी। अदानी छोड़ो, चलो हरियाणा लाओ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हरियाणा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से जुड़ा सवाल पूछा गया तो वो मजाकिया अंदाज में जवाब देते दिखे। हरियाणा पे शुक्रिया राहुल जी, नमस्कार। डिस्ट्रैक्शन क्वेश्चन, चलो हरियाणा की बात करता हूँ। इलेक्शन एनालाइज करते हैं हरियाणा का। चलिए राहुल जी, आपने हरियाणा का जिक्र किया तो मैं तो नहीं सवाल किसके बारे में? चलो शुरू करता हूँ, एनालिसिस दे देता हूँ हरियाणा वाली इस विषय पर। अदानी छोड़ो, चलो हरियाणा लाओ। दरअसल राहुल गांधी अडानी पर अमेरिका में लगे करप्शन के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच उनसे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछ लिया गया। इस पर वो हंस पड़े और फिर कहा कि ये डिस्ट्रैक्शन क्वेश्चन है। लेकिन चलो हरियाणा की बात करता हूँ, इलेक्शन एनालिसिस करते हैं। राहुल गांधी हंसते हुए बोले, अडानी छोड़ो, हरियाणा लाओ। राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ। हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने इसको लोकतंत्र की नहीं तंत्र की जीत बताया और लिंक जोड़ा गया कि पैसा पावर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी तक एलओपी का फैसला नहीं हो पाया। हाँ? अभी तक एलओपी का फैसला हरियाणा में नहीं हुआ। हाँ। ये अदानी जी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा मुद्दा है, एक्सप्लोसिव मुद्दा है ये। इसके बारे में एफबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, चेक करेगी इसको, और फिर हम जब एफबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी फिर उसका रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। एक तरफ तो नेता प्रतिपक्ष मिलने में हरियाणा को पहली बार इतना लंबा समय लग रहा है, लेकिन राहुल गांधी मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि ये मुद्दा अडानी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा है। इसकी तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी जांच करेगी। सीरियस सवाल पर राहुल गांधी का कॉमेडी वाला जवाब मिला तो बीजेपी ने भी बिना देरी किए उन्हें आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हरियाणा का नाम सुनते ही राहुल गांधी हैंग हो गए। कभी तो मुद्दे की बात कर लो राहुल गांधी जी। दरअसल हरियाणा में चुनाव होने के बाद अभी तक विपक्ष का नेता नहीं चुना गया है। पूरा शीतकालीन सत्र भी बिना नेता विपक्ष के ही निकल गया। सत्र में भी बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा था, जिस पर हुड्डा ने जवाब देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष बने या ना बने, आपको क्या। अभी हमारे विपक्ष के नेता अभी बने नहीं है, बनेंगे। अभी ऊपर से लेटर आएगा तब विपक्ष के नेता बनेंगे। जिक्र करते हो, बोला कड़ा प्रसाद बनाया, बोला सानू की थोड़े वास्ते बना, थानू की भाई बने तनु की। यानी नेता प्रतिपक्ष को लेकर अंदर खाने तो खींचतान बताई जा रही है। आलाकमान पर इसका फैसला छोड़ा गया है, लेकिन जब पार्टी नेता राहुल गांधी से ये सीरियस सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इसे बिना जवाब दिए मजाक में ही टाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता हरियाणा बीजेपी, सुखवीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस, अवनदीप केसरी, प्रवक्ता इनेलो, और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत कांग्रेस से कर लेते हैं। तंवर जी, कितना इंतजार अभी और करना होगा हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष के लिए, और उसके बाद राहुल गांधी के ये जवाब की एफबीआई जांच करेगी, क्या वाकई मजाक नहीं हो गया हरियाणा नेता विपक्ष को लेकर अभी जो चल रहा है सियासत में? ज्योति जी नमस्कार। हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो आपका सवाल है, हरियाणा विधानसभा का सत्र समाप्त हो चुका है
महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव सहित अनेक राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। कल परिणाम आ जाएंगे और जैसा कि विदित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजा है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की चुनावी व्यवस्थाएं रही, उसके परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं कि आगामी कुछ दिनों में नेता प्रतिपक्ष का निर्णय हो जाएगा। और जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने बात करी, जिसको भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उठाने पे लगी हुई है, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परम मित्र और आर्थिक सहयोगी गौतम अडानी के विरुद्ध अमेरिका में 2 साल की जांच के बाद जो गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, और उसके बाद जिस नहीं राहुल को तो लग सकता है, नहीं आपकी डिस्ट्रैक्शन आंसर नहीं, राहुल को हरियाणा लग सकता है कि हरियाणा से जुड़ा सवाल उनकी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, लेकिन अब ये डिबेट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। मैं तो हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष को लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ। डिस्ट्रैक्ट कैसे कर रहा हूँ? इतना मैं राहुल गांधी की प्रेस नहीं इम्पोर्टेंट है नहीं है वो नहीं, राहुल गांधी की प्रेस वार्ता को लेकर डिबेट नहीं हो रही है, राहुल की प्रेस वार्ता को लेकर डिबेट नहीं हो रही है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर डिबेट कर रही हूँ मैं। लेट मी कंप्लीट। नेता विपक्ष को लेकर बोलिए, मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे पर बोलेंगे तो ही बोलने तो बता दिया ना, और विपक्ष के बारे में बता दिया आपको, और क्या चाहिए आपको? कमाल कर रहे हैं, ठीक है बता दिया तो आपका उत्तर पूरा हो गया, आपका उत्तर पूरा हो गया, ठीक है। लोकसभा के सारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, हो जाएगा उसमें। चलिए हो जाएगा अभी राहुल साहब। नहीं अगर मुद्दे पर बोल चुके हैं तो मुद्दे के अलावा कुछ भी नहीं सुनूंगी मैं। भारतीय गलत बात है आपकी। नेताओं को रुकिए 2200 करोड़ रुपए की घूस ली गई। अमेरिका के निवेशकों के साथ जो धोखा हुआ, सेबी को झूठ बोला गया। और एक काम की बात और बता दूं, जो कोई अपराध भारत के बाहर किया जाएगा वो भारत के कानून के मुताबिक भारत में भी अपराध है। भारत की केंद्र की सरकार नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए हैं, शीतकालीन सत्र चला गया है, पहली बार हरियाणा में हो रहा है, पहली बार ही हरियाणा में हो रहा है, मुख्य विपक्षी पार्टी नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पा रही है। आप कह रहे हैं मैं तुझे अडानी पर बात करूंगा तो मैं नहीं करने दूंगी, मेरी डिबेट का मुद्दा नहीं है। ये बात हम बता चुके हैं, नहीं क्या बता चुके हैं? ठीक है अगर आप बता चुके हैं तो आपने जो कहा मैं उसी पर रिएक्शन ले रही हूँ राहुल जी से। मत करने दो आप। मैं डिबेट का जो मुद्दा है उस पर बात कर रही हूँ। कांग्रेस की ये बहुत हर प्रवक्ता की ये दिक्कत है आप लोगों की, आप लोग अपना मुद्दा सोच कर आते हैं उस पर बोलते हैं। आप ठीक है आप दे चुके ना उत्तर, आपके पास केवल ये उत्तर था कि चुनाव मित्र के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उससे भी ज्यादा कोई बड़ा मुद्दा है क्या इस देश में? आप बता दो फिर मुद्दा क्या होता है? मुद्दा ये होता है कि हरियाणा न्यूज चैनल हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष को लेकर डिबेट कर रहा है। डाउन कीजिए। हरियाणा न्यूज चैनल मुद्दा में हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष को लेकर डिबेट कर रहा है। अब कांग्रेस को कौन सा मुद्दा लगता है, इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, सुखबीर तंवर को कौन सा लगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब आप लोगों को मुद्दा पहले बता दिया जाता है उसके अलावा बात ही क्यों करते हैं आप लोग डिबेट में आकर? विधु राहुल जी, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि राहुल हरियाणा की बात सुनकर हैंग हो जाते हैं या हैंग हो गए क्यों? ज्योति जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं सबको नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। देखिए आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है कि हरियाणा का नाम सुनते ही राहुल गांधी हैंग हो जाते हैं, राहुल गांधी की सीटी बिटी गुल हो जाती है। राहुल गांधी की हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से रातों की नींद उड़ा दी है, राहुल गांधी सो नहीं पा रहे हैं। और मुझे तो सूत्र ये बताते हैं कि राहुल गांधी हरियाणा की तरफ पीठ करके सोते हैं और रात को जब थोड़ी सी ही नींद लगती है तो अचानक से एक बुरे सपना उनके जो है आता है, डरावना सपना आता है और जलेबी की फैक्ट्री की जो नींव रख कर गए थे वहां से जलेबी की सुगंध उनके जैसे ही नाक में पड़ती है तो वो उछल के खड़े हो जाते हैं। इसलिए हरियाणा से तो उल्टी तरफ होकर सो रहे हैं आजकल। देखिए ये हरियाणा की जनता है, ये अच्छे अच्छे बिगड़ैलों को सुधार देती है, इसलिए सोनिया के बिगड़ैल को भी हरियाणा की जनता ने सुधार दिया। जो यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, जीरी बोने आए थे तो जीरी में हम जानते हैं कि पत्ते को बो गए और जीरी ऊपर यानी कि ऊपर जो है धान बोने आए थे तो वो भी ढंग से नहीं बो पाए, पत्ते को नीचे बो गए और ऊपर कर गए और उसके बाद बाढ़ भी आ गई हमारे यहाँ पर।
हम जानते हैं किस प्रकार से जलेबी की फैक्ट्री लगाकर गए थे, आटे को लीटर में बेचकर गए थे, पानीपत में ही बेचकर गए थे। तो कुल मिलाकर हरियाणा के साथ उनके खट्टे अनुभव हैं, इसलिए हरियाणा की बात सुनते ही उनकी सीटी बीटी गुल होना स्वाभाविक है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी आपके चैनल पर और आपके चैनल से परे देश के नेता प्रतिपक्ष लगातार अनर्गल बोल रहे हैं। मैं हालांकि सुखबीर तंवर की इस बात से सहमत हूं कि ये एक इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन क्योंकि आपने ये विषय नहीं रखा था और मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, सुखबीर तंवर की पार्टी की इतना अराजक नहीं हूं, लेकिन जितना सुखबीर तंवर ने उस विषय पर बोला है ताकि आपके दर्शकों पर भ्रम ना जाए, उतना तो मुझे बोलने की आप अनुमति दें तो मैं उस बारे में केवल उतना ही जितना सुखबीर तंवर ने बोला। चलिए एक वाक्य में अगर आपको इनकी बात का काउंटर करना है कर दीजिए, उसके बाद हम फिर से एलओपी पर आएंगे। मैं एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े फ्रॉड जो उजागर हुआ है, उस फ्रॉड जो उजागर हुआ है उसकी बात करना चाहता हूं। हमें पता ही नहीं चलता था कि राहुल गांधी जो है रफाल के बारे में इतना अनाप शनाप क्यों बोलते हैं और बाद में जाकर जो है कोर्ट के अंदर माफी मांग कर आते हैं। हमें पता ही नहीं चलता था कि वैक्सीन हेजिटेंसी हिंदुस्तान में क्यों पैदा करते हैं, भारत की वैक्सीनों को पानी बताकर मॉडर्ना और फाइजर के बारे में क्यों बोलते हैं। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और परसों की जो घटनाक्रम है उसके बाद स्पष्ट हो गया कि यह रिश्ता है एक। राहुल गांधी एक ब्लैकमेलर हैं जो ब्लैकमेल करते हैं। हमारे तो कान खा गए अडानी का नाम लेकर, और अपने उसका फायदा क्या उठाया, उसका फायदा अपने प्रदेश जहां इनके शासित राज्य थे जिन पर मामला है। सुखबीर तंवर ने लगता है आधी रिपोर्ट पढ़ी है, सुखबीर तंवर को यह नहीं पता कि रिश्वत किसको दी गई है। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ को दी गई है, कांग्रेस शासित और कांग्रेस के साथ समर्थन से चल रही तमिलनाडु की सरकार को दी गई है, कांग्रेस के समर्थित वाईएसआरपी कांग्रेस यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार को दी गई है, भाजपा के विपक्षी सरकार उड़ीसा को दी गई है, ऐसे आरोप लगे हैं। तो इसका सीधा सीधा तार क्या जुड़ता है कि राहुल गांधी मीडिया में आकर अडानी को चिल्लाएंगे, अडानी के रिश्ते जोड़ेंगे मोदी के साथ, इससे अडानी पर दबाव बनाएंगे ताकि अडानी रिश्वत दे किसको, राहुल गांधी को। यह सीधा सीधा रिश्ता जुड़ रहा है, यह सीधा सीधा रिश्ता जुड़ रहा है। और कल उन्होंने मांग की कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि इंडाइक्ट हुए हैं। मैं जो समझता हूं इंडाइटमेंट का जो मतलब होता है, इट्स नॉट डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट। इंडाइटमेंट का मतलब होता है कि प्रोसिक्यूशन के पास अब अधिकार है ट्रायल करने का। अगर इंडाइटमेंट पर फांसी तोड़नी हो तो अडानी को फांसी तोड़ने से पहले राहुल गांधी को फांसी तोड़नी चाहिए, वो इंडाइक्टेड है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को फांसी तोड़नी चाहिए, वो इंडाइक्टेड है। नेशनल हेराल्ड और अगस्ता वेस्टलैंड के केस में, पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया के केस में, वैभव गहलोत कैश फॉर वोट के स्कैम में, तेजस्वी यादव कैश फॉर जॉब के स्कैम में, अभिषेक बनर्जी कैश फॉर जॉब के स्कैम में, और बिहार रिक्रूटमेंट के स्कैम में फिर से तेजस्वी यादव, उदयनिधि स्टालिन आईएनएक्स मीडिया के स्कैम में, इन सब को फांसी तोड़कर हिंदुस्तान के हर उद्योगपति को, जिनमें एक राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा जो हिंदुस्तानी नहीं हरियाणा के किसानों की जमीन लूटकर जो जिस प्रकार से बेशर्मी से बैठे हुए हैं, उन पर भी इंडाइटमेंट है, उनको भी फांसी तोड़नी चाहिए। और उसके बाद मुद्दे से भटक रहे हैं। ये मैं ये नहीं कह रही कि मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है, सुखबीर तंवर जी जो कह रहे थे आप भी कह रहे हैं, लेकिन परेशानी क्या है कि हम 1 घंटे के लिए डिबेट करते हैं, हम प्रवक्ताओं को, हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं, लिमिटेड टाइम है, उसमें केवल उसी मुद्दे पर हम बात कर सकते हैं। सुखबीर तंवर जी को भी मैं ये कह रही थी कि हम मुद्दा पहले बताकर हम इनवाइट करते हैं। क्या चुनाव महाराष्ट्र में चुनाव क्या कांग्रेस अकेले लड़ रही है? क्या भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही महाराष्ट्र में? भाजपा ने अपना मंत्रिमंडल बना लिया, भाजपा ने यहां पर काम सुचारू रूप से कर लिया। हम सत्ता में आए थे, हमें 8 तारीख को मैंडेट मिला और 8 तारीख से लगातार हम वादे पूरे करने में काम कर रहे हैं। 8 तारीख से लग गए, 8 तारीख को 25,000 युवाओं को नौकरियों के नियुक्ति पत्र दे दिए। 11 अक्टूबर को कर्मचारियों की दुर्घटना राशि 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी और टर्म इंश्योरेंस बढ़ाकर 2 लाख से 5 लाख कर दिया। 14 अक्टूबर तक आते आते आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ा दिया। 17 अक्टूबर तक आते आते भर्ती रोको गैंग को बहुत बड़ी चोट की। हमने जो है आकर ज्वाइनिंग लेटर दिया, 26,000 से अधिक ज्वाइनिंग लेटर दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय पहले दिन से चलने लग गया। क्या हरियाणा सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में कौन लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी 148 सीटें लड़ रही है।
कांग्रेस तो मसा 100 सीटें लड़ रही है। फिर भी कांग्रेस के सारे नेता व्यस्त है, केवल एक सिलेक्शन करनी थी उन्होंने, वो आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं कर पाए। असल में हरियाणा को लेकर कांग्रेस गंभीर ही नहीं है। कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश को लेकर भी गंभीर नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहां नहीं गए कोई भी, कांग्रेस के किसी नेता ने रैली नहीं की। झारखंड में सारा कुछ शिबू सोरेन को सौंप दिया, केवल वायनाड में प्रियंका गांधी जी को चुनाव लड़वाने के लिए राहुल गांधी ने। महाराष्ट्र में भी कोई खास बीजेपी तो सरकार में आके सरकार के नाते अपने काम कर रही है ना, चुनाव तो बीजेपी भी लड़ रही है महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें ये नहीं कि केवल कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही है। और सबसे ज्यादा बड़ा चुनाव लड़ रही है, सबसे अधिक सीटों पर कौन चुनाव लड़ रहा है? भाजपा चुनाव लड़ रही है। झारखंड में सबसे अधिक सीटों पर, महाराष्ट्र में भी सबसे अधिक सीटों पर। इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। केसरी जी, ठीक है, केसरी जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, आपको काउंटर में कुछ कहना। देखिए ये बात तो, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल इस बात में दम गए, इतना समय क्यों लग रहा है नेता प्रतिपक्ष चुनने में? बार बार ये सवाल उठ रहा है, और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है, क्या गुटबाजी भी इसके पीछे वजह के? नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा थे, उनको फ्री हैंड दिया गया, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, और जब सीएलपी लीडर चुनने की बातें थी पिछले दिनों, तब उनके आवास पर बैठक भी होती है, उसे भी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हाईकमान पर दबाव बनाया जा रहा है खेमे की ओर से? देखिए ज्योति, जिस प्रकार से आप इस मुद्दे को तुल दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से बकवास कर रहे थे, जो उलझुल बेफजूल की बात जिन्होंने करी, मैं पूछना आपके बकवास शब्द गलत है, प्रदेश बकवास शब्द अनपार्लियामेंट्री है, डीएवी खाद की बकवास शब्द अनपार्लियामेंट्री है, और सरकारी मूल्य अनपार्लियामेंट्री शब्द बकवास। दर्ज कर रहा हूं, मैं इनके बीच में बोला, अपनी जबान को लगाम दे, इनके बीच में बोला, सुखबीर तंवर अपनी जबान को लगाम दे, सुखबीर तंवर बकवास शब्द अनपार्लियामेंट्री है, उसको वापस ले लीजिए। बकवास शब्द ठीक है, मैं विधु जी को बात को कहने दीजिए। बोल नहीं पाएंगे, फिर बोल नहीं पाएंगे, फिर बकवास शब्द के लिए खेद जताकर अपनी बात रख लें। अब ज्योति जी, ये अनपार्लियामेंट्री है बकवास शब्द जो आपने कहा है, बकवास ये चाहता हूँ, शब्द से आपत्ति है विधु जी को, ये कह रहे हैं खेद प्रकट कीजिए, उसके बाद आगे बोलिए। जितनी देर तक इन्होंने ये बेकार की बात करी है, इसमें कोई तथ्य की बात नहीं थी, ये सारी बकवास ही हुई। अब सुनिए बात, आप प्रदेश में विगत के 10 वर्षों में क्या तथ्य बात नहीं बताओ, काला बाजारी नहीं है इसमें बताओ, वो आप सबके सामने है। तथ्य कौन सी नहीं है? विगत 10 वर्षों में जो हरियाणा की जनता को 70% गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिया इन्होंने, इसके बारे में क्या जवाब है? और इसके अलावा निरंतर हरियाणा प्रदेश अरे गरीबी की रेखा उठा दी हमने ऊपर, नंबर 1 बना हुआ है। और इन सारे मुद्दों से अभी जो लंबी चौड़ी फेरिस पेश कर रहे थे, इन सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जिस प्रकार से सरकार की पहली कैबिनेट की मीटिंग में जो अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण ये किया है, वो भी बिना जातिगत जनगणना के, और वो बिना किसी विशेषज्ञ या किसी आयोग का गठित किए जिस प्रकार की आनंद फानन में ये किया है, निश्चित तौर पे ये भारत के जो संविधान है उसका भी उल्लंघन है, और जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं इस मामले में उनका भी उल्लंघन है। इन विषयों पे इनके पास कोई जवाब नहीं है, हमेशा उल बेफिजूल की बात करेंगे। और जो मैंने पहले बताया कि जो मुद्दा है उस मुद्दे कैसे उल्लंघन है बता दीजिए, वो भी चाहते हैं, इसके अलावा कुछ इनके पास करने के लिए नहीं है। आप पे बीच में करते रहो, मुझे नहीं फर्क पड़ता इस बात से। आपके बीच में मैं नहीं बोला ना, आपको शांति से सुनना चाहिए, ना कि पुनः अपनी बकवास जारी रखनी चाहिए। चलिए मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। केसरी जी, नेता प्रतिपक्ष हरियाणा को अभी तक नहीं मिला गए, और राहुल गांधी का जवाब अगर आपने सुना हो कि एफबीआई से जांच करवानी चाहिए, कि नेता विपक्ष यानी हल्के फुल्के अंदाज में, मजाकिया अंदाज में हरियाणा से जुड़े सवाल को टालने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी, तो इनेलो कैसे देख रही है? अब तक नेता विपक्ष का चयन नहीं कर पा रही कांग्रेस, मुख्य विपक्षी पार्टी जिसे शीतकालीन सत्र में भी मजबूती से मुद्दे उठाने चाहिए थे नेता विपक्ष की अगुवाई में, अभी तक नहीं मिल पाया हरियाणा को। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल तो का जन्म तो कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ है। हमने सदैव कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया। ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान द्वारा जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को इतने हल्के में लिया गया है, जिस प्रकार से इन्होंने पहले भी हरियाणा प्रदेश के हितों की अनदेखी की, पहले भी हरियाणा प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं देते,
और यही बात है, इसी का नतीजा है कि जिस प्रकार के हरियाणा प्रदेश के चुनाव में परिणाम आए, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पिछले 10 सालों में एक ब्लॉक लेवल का भी संगठन नहीं बना पाई अपना, जिस प्रकार से दूसम पहचान जो कांग्रेस के बीच में है, जनता के मुद्दों को लेकर के जहां कांग्रेस के नेता तो चुप रहते हैं, लेकिन आपसी खींचतान करनी हो, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देनी हो, एक दूसरे के खिलाफ कोई षड्यंत्र करना हो, एक्शन करना हो, उसके लिए जरूर ये लालयित रहते हैं और हमेशा फोर फ्रंट पे दिखते हैं आपके सामने। तो ये कांग्रेस का रवैया है हरियाणा के प्रति, और ये केवल कांग्रेस का नहीं, ये दूसरी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी रवैया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हमें ये केवल वोटों की गिनती के आधार से देखते हैं, हमें केवल 10 लोकसभा सीटों के आधार पर देखते हैं। 10 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकती। हालांकि हरियाणा प्रदेश का जन्म चौधरी देवीलाल के संघर्षों की वजह से उन्होंने अलग प्रांत इसलिए बनवाया था ताकि हमारी जो जरूरत है, हमारी अलग मांगे जो है हिंदी भाषित प्रदेश की, और खासकर से जो हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद जिस प्रकार से मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी से वंचित रहा, रोजगार से वंचित रहा, उन सभी मुद्दों के तरफ ना ध्यान दे करके ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और इसी के विरोध में, इसी अन्याय के विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल का जन्म हुआ था। इंडियन नेशनल लोकदल वो आंदोलन है जो केवल हरियाणवी प्रथम लेकर के, जो हरियाणा के मुद्दों को अहम लेकर के चलता है। और एक और बात इसमें मैं ज्योति जी जोड़ना चाहूंगा कि ये नेता प्रतिपक्ष को लेकर तो बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए हैं। आप देखिए कि चंडीगढ़ को लेकर के दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का किस प्रकार से रवैया है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने कभी भी ये खुल करके ये नहीं कहा कि चंडीगढ़ पर हमारा हक है। जिस प्रकार से समझौता हुआ 40% का 40-60 की रेशो में, हमें क्यों जमीन देनी पड़ रही है, और जबकि इसके विपरीत इनके दोनों पार्टियों के नेता, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चलिए इस मुद्दे पर हमने कई बार डिबेट की, यूटी है ठीक है, लेकिन ये मुद्दा इसलिए जुड़ा हुआ है जब आपने सवाल किया कि कांग्रेस का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया हरियाणा प्रदेश को लेकर के है, वो इसलिए जुड़ा हुआ है, वो केवल एक नेता प्रतिपक्ष को लेकर के नहीं है, वो हरियाणा के हितों को लेकर के गैर जिम्मेदार है। और इसी प्रकार से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हरियाणा के हित सर्वोपरि नहीं है। उनके लिए भी जो पहले केंद्र की राजनीति है और किस प्रकार से केंद्र की सत्ता पे आई जाए, और चाहे हरियाणा प्रदेश को चाहे 3 बार जलाने की बात हो, चाहे दंगों पर बात हो, चाहे जातिवाद बनाने की बात हो, और चाहे धर्म पे नाम पर मूर्ख बनाने की बात हो, जो किसान सबसे ज्यादा गौशालाओं को पालते हैं उनको चाहे आतंकवादी कहने की बात हो, तो ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हमें सबसे निम्न स्तर पर रख करके और केवल अपने एजेंडे को हमेशा से साधती रही हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल केवल मात्र ऐसी पार्टी है कि जो पहले हरियाणा के मुद्दों को प्रथम रखता है। ये जो जिस प्रकार का मजाक उन्होंने बनाया हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार जादून साहब भी हमारे साथ हैं डिबेट में। जादून जी, नेता विपक्ष को लेकर या ईवीएम हैक किए जाने के जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, लगभग हर दिन चर्चा हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, आरोप नए नए आ रहे हैं, लेकिन अब नेता विपक्ष को लेकर राहुल से जो सवाल पूछा गया बिल्कुल भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं से पूछते हैं तो हाईकमान की बात करते हैं, और कांग्रेस हाईकमान मतलब सभी जानते हैं सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की ओर से इस तरह का जवाब दिया जाना ये दिखाते कहीं ना कहीं सीरियस तो नहीं है, कम से कम दिल्ली से भी कांग्रेस गंभीर नहीं है हरियाणा में नेता विपक्ष चुने जाने को लेकर। नहीं, देखिए सीरियस क्या, वो मजबूर है। प्रदेशों में जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो कहीं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हरियाणा ही नहीं है, और भी उदाहरण है, यूपी के भी मिल जाएंगे आपको, राजस्थान के भी मिल जाएंगे, और मध्य प्रदेश के भी मिल जाएंगे। वहां भी जो है कमलनाथ और उनके दूसरे दिग्विजय सिंह और दूसरे ग्रुपों की गुटबाजी चलती रहती है। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी जग जाहिर है, नेशनल लेवल पर उसकी चर्चा हो चुकी है, और हरियाणा का तो यह ही आपके सामने, और प्रदेशों में भी गुटबाजी है। तो ये जो सेंट्रल नेतृत्व है कांग्रेस का वो मजबूर है, वो इस गुटबाजी को तमाम अनुभवी नेताओं की मौजूदगी के बावजूद वो इस गुटबाजी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। कई बार हम लोगों ने डिबेट में तो भाई क्या कहा जाए इस गुटबाजी के बारे में, तो ये सुझाव भी दे दिया कि आप जो है, जैसे यूपी में इन्होंने पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी और अवध प्रदेश और इसमें भाजपा के पदाधिकारी महासचिव नियुक्त कर दिए थे। मैं समझता हूँ हरियाणा में भी ऐसा ही कर देना चाहिए इनको, ताकि प्रदेश अध्यक्ष की बजाय क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिए जाए। नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष तो बना ही रहे ना,
छोटे छोटे बनाए हुए हैं, 4 लेकिन उसके कार्यकारी बावजूद वो एक अध्यक्ष बनाते हैं तो फिर एक अध्यक्ष की जरूरत क्या है? वो उसको लेके फिर खींचतान चलती रहती है ना। नेता प्रतिपक्ष का भी आप कार्यकाल तय कर दीजिए कि 1 साल ये रहेगा, 1.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल ये रहेंगे, इस तरह से डिवाइड करके फिर क्या बताया जाए? बताइए कि ये गुटबाजी को नियंत्रित कर नहीं पाते, तमाम अनुभवी नेता बैठे हुए हैं। ये कहीं नॉन सीरियस नहीं है, सीरियस खूब है, लेकिन मजबूर है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ना तो कोई महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव कोई कारण है, ना कोई और दूसरे कारण है। ये तो पर्यवेक्षक आगे, चुनाव बाद में आए, पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दे दी, 4 पर्यवेक्षक यहाँ आगे थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। एक लाइन का प्रस्ताव यहाँ से ले गए कि जो है उनको केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाता है नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का अधिकार, वो सब हो गया, लेकिन फिर वो उसका अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फिर क्या कहा जाए बताइए? इसमें कुछ सही बात तो कुछ कहने लायक है नहीं। वो जो है दूसरे मुद्दे तो वो सेंट्रल मुद्दे हैं कि अडानी जी को लेकर जो भी आपके मुद्दे हैं वो तो केंद्रीय नेतृत्व अपना काम कर रहा है, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष कीजिए ताकि वो भी अपना काम करे और पार्टी की मजबूती के लिए भी काम करे। पार्टी जो प्रदेश के जो मुद्दे हैं हरियाणा के उनको उठाए, जो समस्याएं हैं उनके लिए काम करे, संगठन को ठीक करे, जो कार्यकर्ताओं की समस्याएं आती है उनके समाधान का प्रयास करे। तो ये नेतृत्व ये इस तरह की व्यवस्था करने की बजाय और वो इस तरह का अगर बहाना कि अभी अडानी जी का जो गिरफ्तारी वारंट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो तो चलते रहेंगे और आप कर ही रहे हो ना काफी समय से, वो तो चल ही रहा है। उसको तो कहीं जो है नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति से तो उसमें कोई कोई रुकावट आने वाली नहीं है। तो इनको जो है समय रहते अपने संगठन को संभालना चाहिए, और या फिर कोई फॉर्मूला जैसा कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए तो अब अध्यक्ष को हटा दीजिए, कार्यकारी अध्यक्ष ही काम करें, वो क्षेत्रवार उनको बना दीजिए, क्षेत्रीय, दक्षिणी हरियाणा के अलग, मध्य हरियाणा के अलग, पूर्वी हरियाणा के अलग, इस तरह से जो है विभाजित करके और अपना संगठन चलाते रहिए। और सवाल ये है कि वहां जो है जो एक छोटी यूनिट बनेगी उसमें भी कुछ नई गुटबाजी पैदा हो जाएगी। सवाल ये है कि पार्टी में अनुशासन लाइए ना, आप किस तरह से लाते हैं उसके लिए कुछ काम कीजिए। समय समय पर इन्होंने प्रभारी बदले, एक बार कमलनाथ जी आगे थे, उन्होंने सबको बुला के बयानबाजी रुकवाई, कुछ समय बयानबाजी रुक गई थी, अभी भी बयानबाजी तो रुकी हुई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा। और तमाम बयानबाजी भी कहाँ रुकी? अभी तो आज ही अजय यादव कह रहे हैं कि दीपक बाबरिया को अगर मैसेज मिल गया था तो हाईकमान को जानकारी क्यों नहीं दी, हाईकमान संज्ञान ले। तो एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान तो आ ही रहे हैं। टिकट आवंटन को लेकर भी जब नेता सवाल उठा रहे हैं तो वो भी भूपेंद्र हुड्डा पर ही आरोप है, उन पर ही सवाल के वो भी, तो इनकी बयानबाजी तो आरोप इसलिए है कि उनका वो बड़ा शेयर मिला ना। बताते हैं कि 72 टिकट तो भूपेंद्र हुड्डा की चॉइस के अनुसार ही तय किए गए, उनकी जो सिफारिश के अनुसार तय किए गए 72 टिकट, जो 90 में से बाकी के नेताओं को दिए गए कोटे। तो अब ये तो आरोप आएगा कि बड़ा हिस्सा आपके पास था, तो आपने जहां हारे हैं तो वो आपके सिफारिश किए हुए कैंडिडेट थे, तो फिर ब्लेम तो वो तो जिम्मेदारी अपने आप ही आ जाती है, ब्लेम क्या कहें उसको, वो एक जिम्मेदारी आ जाती है। तो अब ये है कि नेता जो है कुछ इस तरह के भी उदाहरण पेश नहीं कर रहे कि नैतिकता के आधार पर पार्टी की हार हुई है तो हम इस्तीफा देते हैं। कई बार ये होता है कि जिम्मेदारी ले ली जाती है, जैसे वहां महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वो डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कई तरह की तो इस तरह के कोई उदाहरण जो है ईवीएम को जिम्मेदारी दे रहे हैं लोग कि ईवीएम जिम्मेदारी, बस वो ये है कि किसी को इस्तीफा ना देने पड़े, ना ये माना जाए। पहले तो कह रहे थे ईवीएम के सबूत लाइए। सवाल ये है कि जो नेता उस मीटिंग में जो दिल्ली में हुई, इन्होंने जो है श्री करण दलाल की नेतृत्व में जो एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की बैठक हुई जिसमें जो सह प्रभारी भी थे और तमाम नेता थे। तो वहां जब उनको बुलाया गया तो प्रत्याशी बजाय ईवीएम के ना भितरघात के सबूत लेके पहुंच गए। कई ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, किसी के पास वीडियो था, किसी को कि वो इसको हराओ, हमारे खिलाफ वोट डलवा दिए, किसी ने एनएलओ को डलवा दिए, कि वो जो है एक सांसद का ही नाम ले दिया उन्होंने। अब हम तो क्या रहे हैं, वो उनके नेता ही काफी गुटबाजी में नाम ले रहे हैं, तो हमें तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं, एक सांसद को ब्लेम दे दिया। तो ये बुरा हाल है कि ये पार्टी को किस तरह से अराजकता फैली हुई है, किस तरह से जो है अव्यवस्था फैली हुई है, उसको ठीक करने का काम केंद्रीय नेतृत्व का है। नहीं तो फिर क्या मतलब है आपका? अगर आप पार्टी चला रहे हैं तो उसको संगठित एकजुट रखिए। ठीक है, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जादौन जी का विश्लेषण तो ये कह रहा है कि राहुल गांधी, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हैंग हरियाणा के नाम से, तो हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी से कहीं ना कहीं हैंग हो गए हैं, और ये पूरी खींचतान, पूरी लड़ाई या तो भूपेंद्र हुड्डा के नेता विपक्ष बनने, उनके खेमे से किसी के नेता विपक्ष बनने, या उनके खिलाफ जो गुट हैं उनमें से नेता विपक्ष बनने को लेकर गए। देखिए, मैं जादौन जी की बात सारी की सारी से सहमत हूं। मैं ये सहमत हूं कि कांग्रेस मजबूर है। कांग्रेस को दिख रहा है कि कांग्रेस वर्टिकली स्प्लिट होने वाली है बहुत जल्दी ही। नेता प्रतिपक्ष की घोषणा होते ही कांग्रेस वर्टिकली स्प्लिट हो जाएगी और कांग्रेस नाम का जो एक दुकान चल रही थी हरियाणा के अंदर, वो दुकान बंद हो जाएगी।
लेकिन मैं इस बात में कतई सहमत नहीं हूं जब उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस वालों को कहा, क्योंकि नैतिकता का आधार करने के लिए नैतिकता होनी भी तो चाहिए ना। जहां पर शर्म होगी वहीं पर तो शर्म का आधार बनाएंगे, जहां पर शर्म ही नहीं होगी तो वहां पर क्या आधार बनाएंगे। तो इसलिए नैतिकता तो तब कहीं से पहले या तो खरीद कर लाए नैतिकता, कहीं से पैदा करके लाए नैतिकता। किसी जलेबी की फैक्ट्री में तो नैतिकता बनती नहीं है, अब वो आधार कहां से बनाएंगे। लेकिन इससे बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है जो कि किसी भी और जगह पर, किसी प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस वाले किसी ने नहीं उठाई। मैंने अब तक किसी कांग्रेस के नेता के मुंह से जो एससी वर्गीकरण है उसका विरोध नहीं सुना है। मैं ये मानता हूं कि हम प्रवक्ता जब आते हैं तो हम पार्टी लाइन को करते हैं, हम जो बोलते हैं वो पार्टी लाइन होती है। तो अगर सुखबीर तंवर जी अपने किसी बड़े नेता माने भूपेंद्र हुड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के मुंह से कहें कि एससी वर्गीकरण संवैधानिक नहीं है, संविधान का उल्लंघन है, ये बयान जो है जल्दी से दिलवाएं। उनको चाहिए कि ये बताएं कि एससी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले का उल्लंघन कैसे। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि स्टेट्स जो है जाकर, उन्होंने स्टेट्स को कहा था कि वो जाकर इस वर्गीकरण को करें ताकि वंचित समाज जो है, असली वंचित जो समाज है, उसको योजनाओं का लाभ मिल पाए, वो भी जो है मुख्य धारा में जुड़ पाए। लेकिन किस प्रकार से वंचितों को, दलितों को दलित रखना चाहते हैं ये कांग्रेस वाले, इसलिए इसका यहां पर बैठकर विरोध कर रहे हैं और खुलकर विरोध भी नहीं कर रहे हैं। इनकी पार्टी के किसी नेता ने अब तक ऐसा बयान नहीं दिया, इसलिए मुझे हैरानी हुई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए मैं कांग्रेस प्रवक्ता से मैं ये अपील करता हूं कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी नेता से, अपने कांग्रेस के बड़े नेता से, 4 नेता का नाम दे रहा हूं, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 5वें नेता इनके मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी से ये कहलवा दें ताकि हरियाणा की जनता को स्पष्ट हो जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है वंचित समाज के खिलाफ है। ये बात मैं दोबारा से रिट्रेट नहीं करना चाहता। हाँ, एक हमारे साथी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने, हालांकि डिबेट का विषय नहीं था, उन्होंने कहा कि हम खुलकर नहीं कह रहे हैं। तो साहब, हम खुलकर कह रहे हैं, आप कान को खोल लीजिए, खोलकर तेल डाल लीजिए। और मैं खुलकर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता, कि चंडीगढ़ पर हमारा हक है। और आप तो केवल हक की बात करते हैं, मैं तो तथ्य देता हूं कि किस प्रकार से हमारे जो जस्टिस शाह की जो कमेटी थी, जिसकी रिपोर्ट आई थी, जिस पर हरियाणा का गठन हुआ था, उसमें चंडीगढ़ हरियाणा को दिया गया था। लेकिन कभी भी कांग्रेस और लोकदल जैसी पार्टियों ने कभी इस बात का उठाया नहीं, ये यूनियन टेरिटरी की बात रखते रहे। केवल नायब सिंह सैनी जी ने इस बात को कहा है कि चंडीगढ़ पूरे का पूरे पर असला हमारा हक है। वो ठीक है कि जब बैठकर फैसला हो जाए तो हो जाए। केवल भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि पंजाब पुनर्गठन कानून, जिसकी धारा 3 के तहत हरियाणा अस्तित्व में आया था, धारा 68 के तहत जिसमें एसओएल का पानी हरियाणा को दिया जाना था, उसी की धारा 4 के तहत जो है जमीन का आवंटन हुआ था। और हिंदी भाषी क्षेत्र आज भी 100 से अधिक गांव पंजाब के अंदर रह गए हैं। इतने साल तक ये राज करते रहे और शुरू के 48 साल तक कांग्रेस और लोकदल ने राज किया ना, लेकिन एक इंच नहीं लेकर आ पाए। ठीक है, हम बहुत बार चंडीगढ़ को लेकर या अपने हिस्से को लेकर चर्चा करते हैं। तंवर जी, विधु रावल जी, लेकिन ज्योति जी चंडीगढ़ पर पूरा हमारा हक है। चंडीगढ़ जो है खरड़ तहसील के अंतर्गत आता था और खरड़ तहसील जो है अंबाला जिले के अंदर आती थी। और जस्टिस शाह और मास्टर हुकुम सिंह की कमेटी, दोनों कमेटियों ने, और तीसरा पंजाब पुनर्गठन कानून के अंदर यह निहित है कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियों ने इन बात को हटा दिया और बाद में जब सत्ता में इंदिरा गांधी जी ने तो 1970 में यह आदेश निकाल दिया कि 5 साल के अंदर अंदर चंडीगढ़ को हरियाणा छोड़ दे और अपनी अलग कैपिटल बनाए। यह बाद की बात है, मैं एक बार फिर से मुद्दे, कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ था। मैं मुद्दे पर फिर से डिबेट को लाते हुए, आपने जो नेता विपक्ष को लेकर कह दिया गया है, तंवर जी, विधु जी कह रहे हैं जैसे ही आप लोग नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे कांग्रेस का विघटन तय है। कांग्रेस नाम की जो एक दुकान हरियाणा में चल रही है वो बंद हो जाएगी। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से राजेंद्र जादौन जी ने विश्लेषण किया, मैं राजेंद्र जादौन जी से पूछना चाहता हूं, जब पत्रकार ने राहुल गांधी जी से सवाल किया उस वक्त विषय क्या चल रहा था? निश्चित तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नरेंद्र मोदी जी के परम मित्र हैं और आर्थिक सहयोगी हैं अडानी जी, उनके गिरफ्तारी के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
तो ये याद रखना चाहिए, इस पे भी राजेंद्र यादव जी जैसे वरिष्ठ को बताना चाहिए। इसके अलावा जो अभी बात कर रहे थे आरक्षण वर्गीकरण पे कि उससे बयान दिला दो, उससे बयान दिला दो, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय किया उसमें क्या कहा गया है, निश्चित तौर पे उसमें कोर्ट है, उसमें कहा गया है कि आंकड़े, सुलभ आंकड़े होने चाहिए, उपलब्ध आंकड़े होने चाहिए। जब हरियाणा प्रदेश में जातिगत जनगणना नहीं हुई, किसी आयोग का इस काम के लिए गठन नहीं हुआ, किसी विशेषज्ञ कमेटी का गठन नहीं हुआ, आज तक के इतिहास में इस तरह के विषय पे कानून बनाते वक्त निर्णय करते हुए आप लोग कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, पता नहीं चर्चा करने से आपको कुछ दिक्कत है। मैं नहीं रोक रही थी आपको, हम डीएससी के वर्गीकरण को लेकर बहस करने को नहीं बैठे हैं, नहीं बैठे हैं हम। जब मैं कौन सा करने पर कहा हूं तो आपको भी समझना चाहिए और सुनना चाहिए, और इनको भी समझना और सुनना। आपने शुरुआत तो आपने की ना, आप मुद्दे से भटकाने की शुरुआत ही आपने की थी। आप कहाँ डीएससी पर लेकर गए चर्चा को? कभी आप चंडीगढ़ पर जा रहे हैं आप लोग? ये क्या हो रहा है? मैं जो नेता प्रतिपक्ष को लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप उस पर उत्तर दीजिए। आपने सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में बिना तथ्यों के कैसे कर दिया? जिस तरह से आपका आरक्षण का जुर्जणा विफल हुआ था, ये भी हम गर्व महसूस करते हैं कि हमने वंचित समाज को उसका अधिकार दिलवाया। कच्चे काम हमें गर्व है, हर मामले में गर्व है कि हमने वंचित समाज को अधिकार दिलाया। पहले कैबिनेट में हमारा वादा था, वंचित समाज से हमने दिलाया, हिम्मत करी। हिंदुस्तान की पहली सरकार जिसने वंचित समाज को हक दिलाया। इसके लिए हमने हमारे नेता बेदी साहब ने, जो अब कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने बकायदा वादा किया था, अपना वादा पूरा किया उन्होंने। यौन शोषण चल रहा है, आप हरियाणा प्रदेश को उसी तर्ज पे ले जाना चाहते हैं। मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूँ। कल ही कुमारी शैलजा का बयान है इसको लेकर, कुमारी शैलजा ने इसको कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला किया गया। यह सुखबीर तंवर अपनी तरफ से बता रहे हैं। सुखबीर तंवर कांग्रेस पार्टी से बड़े हैं क्या? यही कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, यह सुखबीर तंवर का बयान है, यह सुखबीर तंवर की व्यक्तिगत पीड़ा है। सुखबीर तंवर वंचित समाज को वंचित रखना चाहते हैं, दलितों को विभाजन रखना चाहते हैं, पीड़ित रखना चाहते हैं, शोषित रखना चाहते हैं, दलितों को शोषित करने की सुखबीर तंवर और कांग्रेस पार्टी की साजिश है। राजस्थान में आपने साजिश है, वो चाहती है कि डीएससी समाज को उसका अधिकार न मिले। ये डीएससी समाज के अधिकारों का डाका डालने वाले हैं। मैं गर्व महसूस करता हूँ कुछ नहीं है सैनिक के नेतृत्व में, कृष्ण कुमार बेदी जी के नेतृत्व में हमने डीएससी समाज को उनका अधिकार दिया। सुनने की तकलीफ हो रही है, डीएससी समाज के दर्शक देख रहे हैं, एक बार कांग्रेस पार्टी डीएससी समाज दोनों प्रवक्ताओं की ऑडियो डाउन कीजिए। आप लोग मुद्दे से भटक रहे, मैं बार बार कह रही हूँ, डीएससी वर्गीकरण के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, बार बार मैं कह रही हूँ, समय बर्बाद कर रहे हैं केवल। अमनदीप केसरी जी, चुनाव के दौरान ही सीएम पद को लेकर, तो सीएम की कुर्सी को लेकर दावेदारियां थी कांग्रेस में, और लोगों के जहन में ये भी है कि अगर ये सत्ता में आते तो सीएम की कुर्सी को लेकर कितनी लड़ाई होती, जब नेता प्रतिपक्ष का चयन करना ही इतना मुश्किल है कांग्रेस के लिए। नहीं, ये बात तो हमने खुल करके सभी मंचों पे कही कि जो 4 आदमी एक स्टेज पर इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो वो अगर 4 आदमी सत्ता में आ गए तो कैबिनेट की मीटिंग में कैसे एक दूसरे के साथ सहमति बनाएंगे, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ हाँ में हाँ मिला करके जनता के हित के फैसले ले सकते हैं। ये बात तो सच्चाई है, ये अटल सच्चाई है कि इस प्रकार से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं निभा सकती, और केवल मात्र विकल्प हरियाणा प्रदेश के लोगों के पास इंडियन नेशनल लोकदल है। और इंडियन नेशनल लोकदल ने जैसे पिछली बार भी केवल मात्र एक विधायक होने के बावजूद विपक्ष की भूमिका निभाई, चाहे विधानसभा में हो चाहे सड़क पर हो। और इस बार भी आपके माध्यम से हम आश्वस्त करते हैं, कांग्रेस से ना तो हरियाणा प्रदेश की जनता को कोई उम्मीद है और न ही किसी और वर्ग को कोई उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं हमारी बात उठाएंगे। पहले इनके अपने निजी मसले सुलझ जाए, तब तो जाके इनका रुख जो है जनता की तरफ जाएगा। ये तो केवल सत्ता के भूखे लोगों का कुछ एक झुंड इकट्ठा हो गया है, चाहे उसमें कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, या कोई अन्य नेता है, कैप्टन अजय यादव हो, किसी को अपने लड़के के हारने की टीम है। तो इस प्रकार से वो जो जिनको लालसा है सत्ता की, उस पर वो नेताओं का झुंड आपस में लड़ रहा है। कांग्रेस नाम की पार्टी हरियाणा प्रदेश में नहीं है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है
हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का बड़ा भरपूर मैंडेट दिया, लेकिन जो ये आदमी जनता की आवाज उठाने के लिए और जो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो कर्तव्य इनको पालन करने के लिए दिया है, वही ये निभा नहीं सकते, तो सरकार में जाकर के लोगों की सेवा किस प्रकार से करेंगे ज्योति जी। और साथ ही साथ देखिए, बड़े विनम्र तरीके से मैं आपको संबोधन कर रहा हूँ आपके माध्यम से जनता को, ठीक है, ये हमें डिबेट से अलग नहीं जाना चाहिए, हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 2 बातों पे टिप्पणी की, मैंने भी उनको नहीं टोका, ना कांग्रेस के प्रवक्ता ने टोका, चाहे एससी वर्गीकरण हो, दूसरा चंडीगढ़ की। हालांकि आपको थोड़ा सा वहां को करेक्ट करना चाहिए था। वो कह रहे हैं, मेरे कान खोलने की बात तो कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि नायब सैनी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पे हमारा पूरा हक है। तो ये 12 एकड़ जमीन कौन दे रहा है भैया? नायब सैनी की कलम कैसे चल रही है 12 एकड़ पर? या तो वो नायब सैनी की कलम नहीं है, या नायब सैनी को जानकारी नहीं है कि 12 एकड़ हरियाणा प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन को देने जा रहा है। तो इस प्रकार की उल जुलूल बातें, जिनका कोई तथ्यों से, असलियत से कोई मतलब नहीं है। और ये मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि आधिकारिक प्रवक्ता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी। आधिकारिक प्रवक्ता का जो प्रेस नोट है जवाहर यादव जी द्वारा, मैं आपको भी शेयर कर दूंगा, उसमें केवल विधु रावल का नाम है, कोई प्रोफेसर विधु रावल किसी प्रकार का कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये व्यक्ति केवल मात्र एक चैनल पे नहीं है, प्रदेश के प्रत्येक चैनल पर, और कांग्रेस पार्टी ने नोटिस जारी किया हुआ है। नहीं केसरी जी, ये व्यक्तिगत नहीं, मेरी डिबेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं आप नहीं, गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं। ये प्रोफेसर लिखा है नहीं लिखा, ये बताइए ना, डिबेट से क्या लेना देना इन बातों का? क्यों पर्सनल कमेंट कर रहे हैं आप? आपने कहा कि डिबेट से नहीं भटकना, तो ये आदमी जब भटका आपने नहीं, मैंने टोका इनको, मैंने टोका इनको टोका, सभी को ये लगता है, सभी को लगता है कि मैंने दूसरे को नहीं टोका। बताइए मैं क्या करूँ? नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ ज्योति जी, ये कह रहे हैं कि नायब सैनी कह रहा है कि पूरा जो है चंडीगढ़ हमारा है। देखिए ये मुद्दा नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि पिछले उत्तर में भी पूछा, तो मैं जवाब ले लेती हूँ, ठीक है विधु रावल जी, जब अपना ही हक है, ठीक है, मैं तो खुद ही कहती हूँ यूटी है, ये 12 एकड़ क्यों दे रहे हैं बार बार? ही तो सत्र में भी ये मुद्दा हालांकि उठ चुका है, ये बहुत बार ये सवाल उठ चुका है। बहुत संक्षिप्त में आप किसको दे रहे हैं 12 एकड़? 12 एक मिनट में, एक तो कहा कि नायब सैनी, चौधरी नायब सिंह सैनी जी को नहीं पता, यहाँ ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी प्रवक्ता को इंडियन नेशनल लोकदल में ने इस चैनल पर भेजकर हमें कृतार्थ कर दिया, हमें सौभाग्यशाली बना दिया। उल जुलूल बात कर रहे हैं, ये देख इसको रहे हैं, आप भी ज्ञानी केसरी देख इसको रहे हैं। अरे भाई उल जुलूल, मैं तो तारीफ कर रहा हूं, मैं तो अच्छा वापिस कर दो, अज्ञानी प्रवक्ता को भेज दिया, ठीक है। तो चंडीगढ़ अगर हमारा है और हम चंडीगढ़ को दे रहे हैं, तो अपने खुद को ही तो दे रहे हैं। अगर चंडीगढ़ हमारा है, सुनिए अब चंडीगढ़ पर जवाब नहीं चाहिए ना? अब चंडीगढ़ पर जवाब चाहिए नहीं चाहिए? चंडीगढ़ पर जवाब चाहिए नहीं चाहिए? अमनदीप केसरी, चंडीगढ़ पर जवाब चाहिए या नहीं चाहिए? तय कर लो भाई। मैं आप चंडीगढ़ पर सीधा बता रहा हूं कि चंडीगढ़ हमारा है, और हम अपने चंडीगढ़ को, जैसे पानीपत हमारा है, करनाल हमारा है, सोनीपत हमारा है, परिसीमन हुआ तो कुछ गांव जो है पानीपत में आ गए, कुछ सोनीपत में चले गए, कुछ करनाल में चले गए, कुछ पानीपत में रह गए। तो इसी प्रकार से हम अपने ही चंडीगढ़ को दे रहे हैं, हम पंजाब को नहीं दे रहे। अब ये बताओ, उल जुलूल बात मैं कह रहा हूं या अमनदीप केसरी कह रहा है? दूसरी बात, इन्होंने सवाल उठाया इसलिए मैंने उत्तर दिया। मैंने अनुमति लेकर, ज्योति सांगवान जी से अनुमति लेकर इस डिबेट के विषय से बाहर गया था, तो अनुमति लेकर गया था, बिना अनुमति के नहीं गया था। और जैसे उन्होंने टोका, मैं वापस आ गया डिबेट के विषय पर। लेकिन आपने जो बात उठाई, आपने क्या कहा, एक बात का और जवाब दे देता हूं, अब आपने पूछ ही लिया। आपने कहा कि आतंकवादी कहते हैं किसान को, यानी किसान एकमात्र आप ही हैं, आप ही किसान है, और आप कहते हैं कि किसान तो बर्बाद हो गया, तो किसान बर्बाद हो गया। हम कांग्रेस पर बात करने के लिए बैठे हैं, कितना कुछ है बोलने के लिए, कितना कुछ है बोलने के लिए विधु जी। ये क्योंकि नेता विपक्ष भी नहीं चुन पा रहे, समीक्षा कर रहे, मंथन कर रहे हैं। एक बड़ी वजह ये कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि आप लोगों ने ईवीएम हैक करके कांग्रेस को हराया हरियाणा में, और उदय भान तो अदालत में चले गए, हाईकोर्ट चले गए हैं। हरियाणा न्यूज को एक हेडलाइन चलानी चाहिए कि चंडीगढ़ प्रशासन भी हरियाणा के अंदर आता है। कांग्रेस पार्टी लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे बोलूंगा? हरियाणा के अंदर केसरी जी ऐसे नहीं, जिनको जनता ने इस लायक नहीं छोड़ा।
जिन्हें जनता ने इस लायक नहीं छोड़ा कि आप टीवी डिबेट पर बैठ पाए, उनको आप बराबर का समय दे रही हैं, फिर भी नहीं उनका समय पूरा हो रहा। ज्योति जी, मेरा एक टेक्निकल सवाल है आपसे। मुझे कांग्रेस पर बोलना इन्होंने कहा, केसरी जी प्लीज आप साथ साथ मत बोलिए। नहीं देखिए, मैं आपको समय दूंगी बोलने के लिए, मैं आपको समय दूंगी, अपने उत्तर में आप बोलिएगा, आपको समय मिलेगा। बोलिए आप विदु जी। आरोप है ईवीएम हैकिंग के हरियाणा में आप लोगों पर 14 सीटों को लेकर। कांग्रेस आरोप नहीं है, ये हास्यास्पद है और खुद कांग्रेस पार्टी इसको नहीं मानती। अभी जादौन जी ने जो बात कही कि अंदर जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए नेता, तो जो हारे हैं वो ईवीएम का कसूर नहीं बता रहे, वो कसूर बता रहे कांग्रेसियों का, वो कसूर बता रहे उल जलूल बयान जो भूपेंद्र हुड्डा और उनके गैंग ने दिए, वो कसूर बता रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी झूठी गारंटियां दे रही थी, वो ये बता रहे हैं कि हम पकड़े गए। वो कोई भी ईवीएम की बात नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी हालत जो है वो ट्रेजेडी से कॉमिक कर दी है। आज वो कॉमेडी करने लग गए हैं। कोई भी हिंदुस्तान में, हरियाणा में कोई ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये कहकर कांग्रेस ने अपनी रही सही जो थोड़ी बहुत भी साख थी उसको मट्टी मेट कर दिया, उसको जमींदोज कर दिया, जब पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी नहीं मानने वाला। कांग्रेस पार्टी के अकल पर जितने पत्थर पड़े हैं वो सारे पत्थर उठाकर वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर फेंक रहा है, लेकिन उससे कोई इलाज नहीं हो रहा। हरियाणा की जनता उनके प्रति कोई सिंपैथी, कोई सहानुभूति नहीं रखती, क्योंकि वो लगातार हरियाणा की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। वो लगातार चुनाव के दौरान कहते रहे कि हम अगर सत्ता में आ गए तो अपना घर भर लेंगे, अपने रिश्तेदारों का घर भर लेंगे, अपने 50 वोटों पर एक नौकरियां बेच दिया करेंगे। उन्होंने तय कर दिया था, रेट लगा दिए थे। और एक तो प्रत्याशी का बेटा कह रहा था कि मैं खुद पर्चा लेकर जाऊंगा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को देकर आऊंगा और तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा। यह देखकर हरियाणा की जनता घबरा गई, भयभीत हो गई, और उन्हें याद आ गया कि इनेलो और कांग्रेस के जमाने में जो पर्ची खर्ची हुआ करती थी उसमें वापस नहीं जाना। ईवीएम के ऊपर इस प्रकार से लगातार राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं, ये हरियाणा की जनता इससे कांग्रेस के जो रही सही खाक में मिली हुई जो साख है उसमें और बट्टा लग रहा है। अब तो सीधा कांग्रेस को गिरेबान में झांकने की जरूरत है। कांग्रेसी ईसी को गाली देने की बजाय खुद के गिरेबान में झांके, और जैसे नायब सिंह सैनी जी ने खुद सदन के अंदर जो बात कही थी, सच तो वही है कि मालूम था इनको कि इनके ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां जरूरी है। वो गलत फहमियां ये जिस प्रकार से ईवीएम के बारे में फैलाते हैं, रफाल के बारे में फैलाते हैं, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में फैलाते हैं, वैक्सीन के बारे में फैलाते हैं, और बाद में कान पकड़कर माफी मांगते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 20 मई 2017 को इनको मौका दिया था कि 15 दिन बाद यानी कि 3 और 4 जून 2017 को आओ और ईवीएम को हैक करके दिखाओ, बड़े से बड़ा इंजीनियर ले आओ दुनिया में जोन सा भी ईवीएम को हैक कर सके। लेकिन इनमें से कोई पार्टी प्रस्तुत नहीं हुई थी ये दिखाने के लिए कि ईवीएम हैक हो सकती है। लेकिन आपकी टीवी डिबेट पर ये बोलने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि यहां पर झूठ बोलने के बाद भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर इस प्रकार के कानून बने कि झूठ बोलने वालों पर सजा होने लगे, ताकि कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो झूठ है वो जनता के सामने है। वैसे इंडियन नेशनल लोकदल को तो जनता वैसे ही नागण्य मान चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का झूठ जिस प्रकार से अब धीरे धीरे चलिए समय अभी कम है, सामने आ रहा है, पर्दाफाश हो रहा है, सुखबीर तंवर इसी कारण से लगातार हारते जा रहे हैं। उदय भान जिस मैसेज का हवाला देते हुए अदालत गए हैं कि 14 सीटों पर ईवीएम हैक की गई, सेटिंग की गई बीजेपी की ओर से। अजय यादव ये कह रहे हैं बाबरिया को 8 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे अगर मैसेज आता है इस तरह का, तो हाईकमान को जानकारी क्यों नहीं दी गई, उन पर भी संज्ञान लिया जाए। दूसरी ओर आप कहते हैं गुटबाजी है ही नहीं। देखिए ज्योति जी, जो मसला कोर्ट में जा चुका है उस पे तो कोर्ट ही संज्ञान लेगा, फैसला लेगा। और जो मैंने मुद्दे उठाए थे, निश्चित तौर पे 10 वर्ष से निरंतर खाद की कालाबाजारी है और कमी है, उस पे कोई जवाब नहीं। 10 वर्षों से निरंतर नंबर 1 हरियाणा को 70% से ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तंवर जी आप मेरे सवाल अच्छे नहीं लगते क्या आपको? कोई खराबी है क्या मेरे सवालों में? कोई परेशानी है? सहयोग कर रही है अजय यादव जो मैं हाईकोर्ट के संज्ञान लेने की नहीं कह रही हूँ, वो आपके नेता ही आपके हरियाणा प्रभारी पर जो सवाल उठा रहे हैं मैं उस पर पूछ रही हूँ। ये आपके
नहीं, ये आपकी निष्पक्षता पे सवाल है। मैंने सवाल कर रहे हैं और राम कीजिए इनकी, कमाल कर रहे हैं आप। मैं जो प्रश्न आपसे कर रही हूँ आप उसका सिंगल लाइन में भी जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे मैं निष्पक्ष हूं या नहीं? आपको जो बोलना, आप जो स्क्रिप्ट लिखकर लाए हैं तंवर जी, आप वो पढ़कर ही जाते हैं। ये आपका तरीका, ये आपका स्टाइल है, मैं जानती हूं आपको बहुत पहले से। फिर आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं बैठकर। दूसरे प्रवक्ता अगर मुद्दे से थोड़ा भी अगर भटके हैं तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, सवाल का जवाब देते हैं, उसके बाद इधर उधर जाते हैं। आप एक लाइन में भी उत्तर नहीं देते मुद्दे पर। उठाइए इनकी आवाज। बताएं आप। ऑडियो डाउन थी आपकी, मैं नहीं सुन पाई। लास्ट कमेंट अमनदीप केसरी जी। जी ज्योति जी, मैं केवल आपके माध्यम से और आप ही से पूछना चाहता हूँ, झूठ सच की बात चल रही थी कि क्या ये सच है या झूठ है कि चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा है? आप भी ठान कर ही आए केसरी जी। आप, मुझे लग रहा है आपको टॉपिक बताया नहीं आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर ने। मैंने टॉपिक भी सुना, लेकिन कोई आदमी ये कहे कि भाई आपकी डिबेट पे बैठ के, ये हरियाणा न्यूज, एसटीवी हरियाणा न्यूज में कोई एक बहुत बड़ी पार्टी का प्रवक्ता ये कह दे कि चंडीगढ़ को जमीन देने का मतलब हरियाणा के ही पानीपत जिले को जमीन दे दी है। नहीं, ये कह रहे यूटी, हमने पंजाब को नहीं दी, यूटी है, इस नाते हम यूटी को ही दे रहे हैं। और ये कोई पंजाब से कोई डील नहीं हुई, केंद्र से बात हुई इसे लेकर, आप जानते हैं। तो यूटी को दे रहे हैं, तो ये पहले कह रहे थे कि नहीं यूटी को नहीं दे रहे, वो तो हमारा ही हिस्सा है। हम ये कह रहे हैं कि जब चंडीगढ़ से 40% हिस्सा हमारा है, हम जमीन ही क्यों दे रहे हैं? और ये महाराष्ट्र तो ये कह रहे थे कि हम नहीं दे रहे हैं, हम दे भी रहे हैं। चलिए, आप लोग जब दूसरे मुद्दों की बात करते हैं तो नहीं, ऐसे नहीं। तंवर जी को भी इसी बात से शिकायत है कि दूसरों को क्यों कहने देते हैं। अब मैं फिर आपको ही शिकायत हो जाती है, विधु जी को क्यों नहीं रोकते, विधु जी को शिकायत हो जाती है, दूसरों को क्यों नहीं रोकते आप। मैं लास्ट कमेंट जादून जी से ले रही हूँ अभी। बोली जादून जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी बोल देता हूँ कोई बड़ा सा झूठ, अगर आपने चलाना ही है तो। नहीं, झूठ हमारी कोई अपनी मर्यादा है ना, हम झूठ के। अरे ये किसी ने कह दिया, कोई कह रहा है कि 12 एकड़, अब जैसे पानीपत। आपने जो कहा वो सुन लिया दर्शकों ने, इन्होंने कहा वो भी सुन लिया, जो मैंने कहा वो भी सुन चुके हैं। तो इस बात पर कितनी बहस हो अमनदीप जी, कितनी बहस की जाए इस पर? जादून जी आप बोले। देखिए ऐसा है जी कि अब जो भी है, मुद्दे तो कई हो जाते हैं और मुद्दों की तरफ मुड़ना भी जो है आसान हो जाता है, क्योंकि वो जिस विषय पर जो डिबेट हो रही है उस पर एक उपयुक्त जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहिए भाई विलंब क्यों हो रहा है, एक ऑफिशियल बयान जारी करने में दिक्कत क्या है। अगर आपको लगता है कि कुछ जेन्युइन कारण है, तो वास्तविक कुछ कारण है जो जिनको दूर करने के लिए और समय की जरूरत है, तो बताना चाहिए कि आप एक राजनीतिक दल हैं जिसका अपना एक सार्वजनिक स्थिति होती है, तो जिसके प्रति आपको जनास्थाएं जुटानी पड़ती हैं उस राजनीतिक दल को चलाने के लिए। तो उन जनास्थाओं को संतुष्ट रखने के लिए आप स्पष्ट बताइए कि क्या कारण है, विलंब क्यों हो रहा है। अगर आप ये नहीं मानते कि गुटबाजी उसका एक कारण है, तो आप बताइए कि वास्तव में क्या कारण है। और नेतृत्व की तरफ से बयान आना चाहिए कि भाई ये कारण है, अभी और समय लग जाएगा, 2-4 महीने और लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, वो बता देना चाहिए। क्योंकि जो सारी प्रक्रिया औपचारिकता तो उन्होंने पूरी कर ली, विधायकों से 1 to 1 कर लिया और सामूहिक रूप से भी राय ले ली और पर्यवेक्षक आगे सबकी अपनी राय वहां चली गई। सोनिया जी वो कांग्रेस नेतृत्व को 1 लाइन का प्रस्ताव भी चला गया, आपने अधिकृत भी कर दिया, तो फिर ये फैसला करने में क्यों इतना विलंब हो रहा है? मैं समझता हूँ कि ओपिनियन जो पर्यवेक्षक कोई समय सीमा कुछ तो बता दिया जाए। सुखबीर तंवर जी। जिस प्रकार राजेंद्र जादौन जी ने अपने दोनों वक्तव्य में जो बात करी, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी जी किस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किस विषय पर, उस पत्रकार का सवाल क्या था। खैर मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहूंगा। निश्चित तौर पे अब जो सभी विधानसभा के जो उपचुनाव थे, लोकसभा के कुछ उपचुनाव थे और इसके अलावा जो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव था वो संपन्न हो चुका है। कल परिणाम आ जाएंगे और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा। विद्याल जी लास्ट कमेंट। बहुत जल्द हरियाणा को नेता विपक्ष मिलेगा, तंवर जी आशा करता हूं। 2 चीजें होगी, नहीं मिलेगा। हम हालांकि चाहते हैं, हम ये कांग्रेस का अंदरूनी विषय नहीं, हरियाणा से जुड़ा विषय है। हम चाहते हैं कि हरियाणा को एक माननीय नेता प्रतिपक्ष मिले, लेकिन ये होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये होते ही कांग्रेस वर्टिकली स्प्लिट हो जाएगी। मैं जल्दी से केवल 30 सेकंड में बता देता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को आउटसोर्स कर दिया अखिलेश यादव को, बिहार को आउटसोर्स कर दिया तेजस्वी यादव को, महाराष्ट्र को जो है आउटसोर्स कर दिया उद्धव ठाकरे जी को,
उसी प्रकार से हरियाणा को आउटसोर्स कर दिया इन्होंने हुड्डा परिवार को। लेकिन वो हुड्डा परिवार जितनी बुरी तरह से हारा है, और उसके बाद जो राहुल गांधी ने अपनी मैचो मैन पार्टी ने कितने स्टेट को आउटसोर्स कर रखा है, ये भी लोकसभा बता दो। चुनाव के बाद वो दिखा रहे थे कि मैं वर्ल्ड बीटर हूं। एक मिनट सुखबीर जी, सुखबीर जी एक मिनट रुक जाइए। सुखबीर जी छोटी सी बात, सुखबीर जी छोटी सी बात है। सुखबीर जी 10 सेकंड दे दीजिए, केवल 10 सेकंड। समस्त राष्ट्र में जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे भाई इसका जवाब दे दो। सुखबीर जी 10 सेकंड दे दीजिए, केवल 10 सेकंड दे दीजिए। सुखबीर जी 10 सेकंड दे दीजिए, केवल कोई पूछने केवल 10 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको विडंबना बता रहा हूँ, केवल 10 सेकंड दे दीजिए। क्या बना दिया, बेवजह की बात करते हो। और क्या कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा? सुखबीर जी पता है मामला क्या है? मामला बताता हूं, मैं मामला बताता हूं आपको। अभी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस द्वंद में फंसी हुई है कि उन्होंने जो इमेज बनाई थी अपनी मैचो मैन वाली, उसके अनुसार उन्हें भूपेंद्र हुड्डा को सजा देनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर सब कुछ देने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हार गई। अगर नहीं देते तो पूरे हिंदुस्तान में उनकी एक छवि जो है धूमिल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, कोई नेता प्रतिपक्ष उनकी पसंद से बाहर निकलते हैं, भूपेंद्र हुड्डा इस पार्टी को तोड़ देंगे और कांग्रेस पार्टी को तोड़ दें या अपनी इमेज को टूटने से बचाएं। इस द्वंद में राहुल गांधी ये फैसला नहीं ले पा रहे। चलिए, शुक्रिया सभी का। वक्त आप लोगों ने दिया और चर्चा हमने की है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।